वक्फ कानून में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर खोलते हैं। 2 दिन की सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने आज सरकार के उस आश्वासन को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जिसका अलग अलग तरह से विश्लेषण हो रहा है। हम आपको सरल भाषा में इसका निचोड़ बताते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना समेत 3 जजों की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सरकार के आश्वासन को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि अभी संशोधित एक्ट के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे, यानी संशोधन से पहले की स्थिति बरकरार रहेगी। पहले से घोषित वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई यानी 5 मई तक संशोधित कानून के तहत कोई नियुक्ति या बोर्ड का गठन नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं। केंद्र सरकार 7 दिनों में जवाब दाखिल करे, उसके बाद अगले 5 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता सरकारी पक्ष पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सरकार के आश्वासन को दर्ज कर लिया है, हम फैसला नहीं दे रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरह से बदल ली जाए। कल इस मामले में 2 घंटे तक सुनवाई चली थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। आज उन्होंने सरकार का आश्वासन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। तुषार मेहता ने कहा 1 हफ्ते के भीतर कुछ भी नहीं बदल सकता। मैं आश्वासन देता हूं कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मुझे रिकॉर्ड पर दस्तावेज रखने की अनुमति दें। सुनवाई के दौरान एसजी ने नई याचिकाएं दाखिल करने पर रोक लगाने की भी मांग की। इस पर सीजेआई ने भरोसा दिया कि हम बस 5 याचिकाएं ही सुनेंगे। 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इससे अलग रखा जाएगा। सीजेआई ने कहा कि पक्षकार उन याचिकाओं की पहचान करेंगे जिन्हें लीड केस माना जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ये आश्वासन केवल 5 तारीख तक है, 5 मई तक। 5 मई को उसके पहले हम जो यूनियन है यानी केंद्र सरकार है वो अपना पूरा प्रतिपक्ष काउंटर एफिडेविट दायर करेगी और जो पिटिशनर है फिर वो उनको 5 दिन का समय है जवाब लगाने के लिए। उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगी कि क्या कुछ और करने की ज़रूरत है या नहीं है। मेरी समझ से मुस्लिम लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं मूल रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के तहत या अनुच्छेद 14 के तहत उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। ये बड़ा ऐतिहासिक कानून बना है और इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मुस्लिम संगठन अब अदालत की ओर उम्मीद से देख रहा है तो नेता इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। उसका खैर मकदम करते हैं। हम ये समझते हैं जो कल गुफ्तगू हुई थी कोर्ट का रुख तो वही है। आज एक नई चीज़ आ गई, उन्होंने वक्त मांगा, कोर्ट ने वक्त दे दिया। लेकिन कोर्ट का जो रुख है इस मसले के अंदर वो गवर्नमेंट के इस वक्फ तरमीमी बिल को खलफशार और झगड़े का सबब समझती है और वो इसको सही नहीं समझ रही है। हम महसूस करते हैं कि 2 बहुत अहम मुद्दे थे जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। एक बात तो ये थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ बाय यूज़र की प्रॉपर्टी है उस पर तलवार लटक रही थी। अगर ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता, जब तक मुकदमे का फैसला आता उस वक्त तक ये पूरी जायदादें हाथ से निकल जाती। तो ये इस बात को, इस सेंसिटिविटी को कोर्ट ने महसूस किया। अब कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबका सम्मान, विपक्ष का भी सम्मान किया है और हमारा सत्ता पक्ष के जो हमारे वकील हैं उनकी भी बात को स्वीकार करते हुए इसकी अगली डेट 5 तारीख लगाई है। तो इससे ये मान लिया जाए कि जो कानून है उसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को लेकर कोई बात नहीं खड़ी की है और कोई प्रश्न नहीं आया है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस बीच आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा जो है वो तय की गई थी। धनखड़ का कहना है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती,
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को गवर्नर के अधिकार की जो सीमा है वो तय कर दी। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). The judges who issued a mandamus virtually to the President and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. फिक्र में मुर्शिदाबाद हिंसा की बुरका फाइल खोलते हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है, बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन है, तुर्की की फंडिंग का पता चला है। ये सभी खुलासे हमने इसी शो में किए हैं, आपको तो पता है। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा की बुरका फाइल्स और ज्यादा चौंकाने वाली है। TV9 भारतवर्ष को सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट से पता चला है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में की गई इस हिंसा के पीछे बुर्काधारी आतंकवादियों का हाथ था। ये देखिए अब आप, बांग्लादेश की जेलों से भागे इन आतंकियों ने बुर्का पहनकर मुर्शिदाबाद को दंगे की आग में चलाया था। मुर्शिदाबाद जांच रिपोर्ट से पता चला था कि जुएल, इन्नामुल, मिजान, रिपिन, अरशद नाम के आतंकवादियों ने बांग्लादेश की जेल से भागकर मुर्शिदाबाद में हिंसा की थी। इन सभी आतंकवादियों को गैस सिलेंडर से आग लगाने का ऑर्डर मिला था। इन आतंकवादियों को धारदार हथियार और चाकू से हमला करने का हुक्म था। इनमें से कई आतंकवादी हिंसा के बाद भी बंगाल में ही छुपे हुए हैं। सूत्रों से पता चला है कि वो सीमा पार करके भागने की फिराक में हैं। उन्हें यह भी आदेश मिला है कि जब वो वापस बांग्लादेश लौटें तो बगैर हथियार के ही सीमा में दाखिल हों, जिससे बीएसएफ को उन पर शक ना हो। यानी मुर्शिदाबाद की हिंसा में कल तक हुजूर, फल और फूल जैसे कोडवर्ड टूल थे, लेकिन अब जाकर आतंकवादियों की बुर्का वाली साजिश भी बेनकाब हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा की तफ्तीश में हर दिन साजिश की नई नई परतें खुल रही हैं और इस कड़ी में अब यह जानकारी भी सामने आई है कि बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन के जहरीले और भड़काऊ वीडियो दिखाकर भीड़ को उकसाया गया। इस वीडियो में बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन सीएम ममता बनर्जी से भारत से अलग होने की अपील कर रहा है। खालिस्तान, पाकिस्तान और चीन से भारत के खिलाफ साजिश बढ़ाने की बातें कह रहा है। आईएसआई के प्यादे आतंकी जशीमुद्दीन के ये जहरीले बोल हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन यह जरूर बता दें कि इस वीडियो में इस आतंकी ने एक जगह पर भारत के टुकड़े करने की भी धमकी दी है। ये मुंह और मसूर की दाल। इस बांग्लादेशी आतंकी ने वो नापाक ख्वाब देख लिया जिसके बाद मौका लगते ही इस आतंकी के टुकड़े करने में भारतीय सुरक्षा बल बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। आपको इस आतंकी जशीमुद्दीन का टेरर वाला सीवी देखना चाहिए। बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी का प्रमुख है। हसीना सरकार ने वर्ष 2015 में इस आतंकवादी पर प्रतिबंध लगाया था। यह आतंकी बांग्लादेश में कई ब्लॉगर्स और पत्रकारों की हत्या का दोषी है। मोहम्मद यूनुस ने सरकार में आते ही अगस्त 2024 में इसकी रिहाई की, इसे जेल से छुड़वाया था। यह भारत के खिलाफ कई बार बयान दे चुका है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने का इस पर संगीन आरोप है और अब यह आतंकी यूनुस राज में खुलेआम ढाका से भारत को धमकियां दे रहा है, जिस पर कूटनीतिक तरीके से मोहम्मद यूनुस से भारत सरकार कड़ा जवाब मांग सकती है। इसको दवा की जरूरत है। फिक्र में हम बात करते हैं भारतीयों की उस चिंता की जो सेहत से जुड़ी हुई है। यह समस्या हर परिवार की है, हर घर की है। इसीलिए इस खबर को जरा ध्यान से देखें, खुद को इस खतरे से बचाएं। दरअसल भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर पलानी अप्पन मनिकम ने एक ट्वीट से पूरी दुनिया में पैरासिटामोल वाली वायरल चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने लिखा है कि भारतीय लोग डोलो 650 को चॉकलेट की तरह खाते हैं।
इसके बाद तो डोलो 650 पर हजारों मीम बनने लगे। हर छोटी बात पर डोलो खाने की भारतीयों की आदत पर तरह तरह के मजाक किए गए, डायलॉग मारे गए। कुछ यूजर्स ने इसे भारत का पसंदीदा नाश्ता कहा तो कुछ ने मजाक में लिखा कि बुखार हो या अस्तित्व का संकट, डोलो ही है जवाब। और मजाक की एक तरफ बात रखें तो विषय बहुत गंभीर है। डोलो या पैरासिटामोल की हाई डोज वाली गोली बिना किसी डॉक्टर से पूछे नहीं खाना चाहिए। भारत में सामान्य बात है, लोग इसको खाते रहते हैं। आप चेक करेंगे तो आपके घर में भी डोलो का एक पत्ता जरूर निकल आएगा और यह भी हो सकता है कि उसे आपने बिना डॉक्टर की सलाह के ही खरीद कर रखा हो। भारत के परिवारों में आमतौर पर यही देखा गया है कि थोड़ा बुखार आया तो लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कहते हैं चलो डोलो 650 ले लो। सिर दर्द हो रहा है तो कहते हैं डोलो 650 ले लो। शरीर में दर्द हो रहा है तो डोलो 650 ले लो। सर्दी जुकाम है तो डोलो 650 ले लो। मतलब यह कि चॉकलेट और कैंडी की तरह लोग डोलो का इस्तेमाल कर रहे हैं और समझते हैं कि रामबाण दवा है। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि डोलो या फिर डोलो जैसी किसी और ब्रांड की पैरासिटामोल की हैवी डोज बार बार लेने से शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भारत में पैरासिटामोल की उपलब्धता अन्य दूसरी दवाइयों से कहीं अधिक है। जेनरिक फॉर्म में भी बहुत मिलती है, क्योंकि यह बुखार और इससे जुड़े हल्के लक्षणों के लिए प्रभावी माना जाता है। कोविड के बाद से पैरासिटामोल की 650 मिलीग्राम की डोज रखने का चलन बढ़ गया है। बॉडी वेट के हिसाब से लोग इसे खाते हैं। यहां हम यह भी स्पष्ट कर दें कि डोलो असल में पैरासिटामोल दवा का एक ब्रांड नेम है। दिक्कत ब्रांड से नहीं है, बल्कि पैरासिटामोल की हैवी डोज डॉक्टर की सलाह के बिना लेने से है। डोलो 650 एक प्रभावी और सुरक्षित दवा है, लेकिन इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना और अंधाधुंध करना खतरनाक हो सकता है। सुनिए इस पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डिमांड उसकी डोलो की चली रही है। पहले कोरोना में 100% था, इस टाइम मान के चलिए 80% आ रहा है। प्रिस्क्रिप्शन 30% होता है और 70% मान चलिए वो अपने आप ही मांगते हैं। जैसे ही बुखार आ रहा है या लोगों के सर में भी दर्द हो रहा है तो वो डोलो मांगते हैं, और डोलो पे कोई रोक नहीं है तो वो देना पड़ता है। वो ऑन काउंटर डिमांड आप दे सकते हैं क्योंकि वो नॉन प्रिस्क्राइब श्रेणी में है। हाँ, इसमें हम दे सकते हैं, इसीलिए हम दे देते हैं। डोलो 650 का नाम फेमस हो चुका है, कस्टमर आके ही मांग लेता है अपने आप। कुछ ऐसे कैची नेम्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लिखने में भी आसान, बोलने में भी आसान, याद करने में भी आसान। तो ये बेनिफिट इस नाम को मिला है। इसे अगर डोज के हिसाब से लिया जाए तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। बच्चों के लिए भी ये दी जाती है। इसकी टॉक्सिक डोज या हाई डोज हम कह सकते हैं, अगर 6 गोली या 8 गोली 500 मिलीग्राम की 4000 मिलीग्राम अगर खा ली जाए तो वो थोड़ा हाई डोज कहलाएगी, और 12 से 20 गोली खा ली जाए तो टॉक्सिक डोज हो जाएगी वो। अपने आप ऐसा केमिकल नहीं लेना चाहिए, वो कई बार हानिकारक हो सकता है। उससे स्किन की कंडीशंस हो सकती है, स्किन लीजन्स हो सकती है, एलर्जीज़ हो सकती है। उससे लिवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो लिवर पे भी हो सकती है, गुर्दे पे जोर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है स्टमक से। और अब सोने के दाम देखकर मन डोले। ट्रंप के टैरिफ टेरर से शेयर बाजार भले ही सहमा हो, लेकिन गोल्ड बेअसर है। सोना भारत में बड़ी संख्या में लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करता है। अब गोल्ड की कीमत जल्द ही 1 लाख को पार करने वाली है। 10 ग्राम सोने की कीमत 96,000 तक पहुंच गई है, यानी कि अगर 4,000 का इजाफा और हुआ तो सोना 1 लाख पार हो जाएगा। पिछले 3 महीनों में 76,000 से 96,000 की कीमत तक पहुंच चुका है, यानी करीब करीब 25% की बढ़ोतरी है। सोने की इन कीमतों का आपके निवेश और कमाई से सीधा संबंध है, इसीलिए इसकी बढ़ती कीमतों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि अब कहां निवेश करना सही रहेगा। अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इस साल तीसरी बार सोने की कीमतों का लक्ष्य बढ़ाया। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक साल के अंत तक सोने की कीमत 1,30,000 तक पहुंच सकती है। वहीं स्विस बैंक ने भी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,10,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इस अनुमान के पीछे का तर्क यही है कि टैरिफ वॉर के हालात में निवेशक सुरक्षित निवेश चाहते हैं। वैसे भी पिछले वित्त वर्ष में सोने के ने निवेशकों को मुनाफा कराया था। जिस शेयर बाजार से लोग मोटी कमाई के सपने देखते हैं, उसका रिटर्न बैंकों के फिक्स डिपॉजिट से भी कम रहा है। जैसे सेंसेक्स ने पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 5.1% और निफ्टी ने 5.34% ही रिटर्न दिया है, जबकि बैंकों में भी फिक्स डिपॉजिट पर
7 to 9% का ब्याज मिलता है, लेकिन सोने का रिटर्न करीब 40% का है। यानी सोने में निवेश करने वालों को अच्छा खासा फायदा हुआ है। निवेशकों का मन आखिर लंबे वक्त से गोल्ड पर क्यों अटका हुआ है, यह भी समझ लेते हैं। सोना सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है, जबकि शेयर बाजार की तेजी अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर करती है। और भी फैक्टर्स हैं। जब शेयर बाजार में अनिश्चितता का समय होता है तो गोल्ड में निवेश बढ़ जाता है, जबकि अनिश्चितता के माहौल में निवेशक अपना शेयर्स बेचने लगते हैं। आमतौर पर गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव कम होता है, जबकि शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें खबरों के आधार पर गिरावट और बढ़ोतरी होती है। सोने की बढ़ती कीमतों पर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स इसे आर्थिक मंदी से जोड़कर देख रहे हैं। इनका कहना है कि मंदी से पहले अक्सर सोने की कीमत बढ़ती है। वर्ष 2007 से 8 में भी सोने की कीमत 20% बढ़ी थी, जिसके बाद दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया। कोविड के दौरान भी सोने की कीमत बढ़ी थी। फिलहाल भी टैरिफ वॉर से बाजार में अस्थिरता है, निवेशकों में डर का माहौल है। अब एक ऐसी खबर जिसका कोड वर्ड है जग्गी ब्रदर्स। ये नाम और इनके कारनामे दोनों इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहे हैं। ब्लू स्मार्ट कैब्स, नाम तो सुना ही होगा। वो ब्लू स्मार्ट कैब्स जो उबर का विकल्प बनकर उभरी थी, जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सुविधा मिलती थी। उसी ब्लू स्मार्ट से जुड़े ये जग्गी ब्रदर्स, जिन्होंने लोन के पैसे कारोबार में लगाने के बजाय खुद की तिजोरी भर लिए, ऐशो आराम, अपनी ऐश मौज और सुख सुविधाओं पर लुटाने लगे, परिवार के लिए प्रॉपर्टी बनाने लगे, करोड़ों के फ्लैट खरीदने लगे, और इसी लालच ने उनके काले कारनामों का भंडाफोड़ करवा दिया। हम इस खबर को डिकोड करेंगे, आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरह घोटाला किया, किस मोड़ पर इनसे गलती हुई और कैसे ये पकड़े गए। एक एक चीज बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। पहले इनका पूरा नाम जान लीजिए। एक है अनमोल सिंह जग्गी, दूसरे हैं पुनीत सिंह जग्गी। दोनों भाई हैं, इसीलिए इन्हें जग्गी ब्रदर्स भी कहते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि फ्रॉड का खेल कैसे खुला। ध्यान से देखिए, जग्गी ब्रदर्स की एक कंपनी है जेनसॉल इंजीनियरिंग। 2012 में इस कंपनी की स्थापना हुई। शुरू में ये सोलर एनर्जी से जुड़े काम करती थी। बाद में इस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में कदम रखा। इसी के तहत ब्लू स्मार्ट कैब सर्विस शुरू की गई। 2019 में जेनसॉल कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए, निवेश मिलने लगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के नाम पर करोड़ों का लोन लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी ने कुल 978 करोड़ का कर्ज लिया। 2021 से 2024 के बीच ये लोन IREDA और PFC से लिया गया था। इनमें 664 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लिए गए। कुल 6400 EV व्हीकल्स खरीदने का प्लान था। जेनसॉल कंपनी को भी इस खरीद में 20% का कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना था। इस तरह कुल 830 करोड़ की गाड़ियां खरीदी जानी थी, जिनका इस्तेमाल ब्लू स्मार्ट के लिए होना था। कंपनी ने फरवरी 2025 में सेबी को यह जानकारी दी कि सिर्फ 4704 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है वो खरीदी गई, जिसकी कीमत 568 करोड़ है, जबकि 830 करोड़ की गाड़ियां खरीदी जानी थी। इस तरह 262 करोड़ का हिसाब किताब गायब, टकार गए। क्योंकि कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड थी, इसीलिए नियम के मुताबिक उसे अपने बही खाते की जानकारी सेबी को देनी थी। अब सेबी को यह समझ नहीं आ रहा है कि पैसे कहां गए। कंपनी की तरफ से भी कुछ खास स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो सेबी का माथा ठनका। जैसे भारत के बैंकों पर नजर रखने के लिए RBI है, उसी तरह शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, वहां होने वाली गड़बड़ियों की जांच करने के लिए सेबी है। लोन और निवेश की इतनी बड़ी रकम में हेराफेरी की जांच शुरू की गई। चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पता चला कि कंपनी और लोन की जिस रकम का हिसाब किताब नहीं मिला है, उसका इस्तेमाल तो जग्गी ब्रदर्स ने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बल्ले बल्ले कर दिया। लोन और निवेशकों के पैसे से गुरुग्राम के सबसे पॉश द कैमेलियाज में 43 करोड़ का आलीशान फ्लैट खरीदा गया। 26 लाख रुपए का गोल्फ सेट खरीदा गया। 66 लाख की UAE करेंसी खरीदी गई। एक स्टार्टअप में 50 लाख रुपए दिए गए। गहने और गाड़ियों के लिए 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। घूमने फिरने के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट को 3 लाख की पेमेंट दी गई। दोनों ने अपनी मां और पत्नियों को कैश ट्रांसफर किया। दोनों भाइयों ने क्रेडिट कार्ड से 23 करोड़ रुपए खर्च किए। सिर्फ स्पा सर्विस पर 10 लाख रुपए लुटाए। फिक्र में अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसमें बैंड है, बाजा है, बारात है, लेकिन उसके आगे हवालात है। मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है, जहां एक ऐसी शादी हुई जिसके साथ फेरे मंडप में हुए और 8वां फेरा सीधे हवालात में, क्योंकि बारात लेकर आए 2 दूल्हे वांटेड क्रिमिनल निकल गए। कहानी फिल्मी लग सकती है, लेकिन असली है। पूरा मामला समझिए। राजगढ़ जिले के काड़िया गांव में 2 बारात आती हैं।
पुलिस को पहले से जानकारी थी कि ये दोनों बारात दो शातिर बदमाशों की हैं, जिनकी कई मामलों में तलाश चल रही है। बस फिर क्या था, पुलिस के 153 जवान शादी के मंडप में बैठ गए, बारात का इंतजार करने लगे। कुछ देर में बारात आई, फिर फेरे शुरू हुए, और जैसे ही दोनों दुल्हों ने 7वां फेरा लिया, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फेरों के बाद जिन हाथों से वो शादी के लड्डू खाते, उनमें पुलिस ने हथकड़ी डाल दी। इन दूल्हों के नाम हैं ऋषि और कबीर। कितने प्यारे नाम हैं। खैर, इन दोनों के अलावा मोहनीश और रोहन नाम के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन चारों पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। जिस काड़िया गांव से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई, वो गांव लंबे वक्त से पुलिस के रेडार पर है। अकेले इस गांव से पुलिस को 97 ऐसे अपराधियों की तलाश है जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी है, और 141 ऐसे अपराधी हैं जो कई मामलों में फरार चल रहे हैं। आरोप है कि ये सभी लोग एक बड़े गिरोह का हिस्सा हैं जो हाई प्रोफाइल शादियों में जाकर वहां से गहने और कीमती सामान चुराते हैं। ये गिरोह कई बार पुलिस पर भी हमला कर चुका है। पिछले साल अगस्त में इस गिरोह ने राजस्थान के जयपुर से करीब 1.5 करोड़ के गहने की चोरी की थी, और उस वक्त इस गैंग के कुछ लोग पुलिस की पकड़ में आए थे। ये बड़ा दिलचस्प है कि जिस गैंग के मेंबर शादियों में चोरी करते थे, वो अपनी ही शादी में धरे गए। राजगढ़ इलाके में पुलिस ने बाकी अपराधियों की तस्वीरों के साथ एक बैनर भी लगाया है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस वाले अपने साथ टेंट, मूविंग टॉयलेट और पानी का टैंकर लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कहीं पर भी खातिरदारी का मौका मिल जाए।